हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले थे। ये 1000 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 10 है और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2020 टू द ईयर 2023, यानी पूरे लेटेस्ट पीवाईक्यूज में आपके साथ इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 46 क्वेश्चन। और आप में से कोई कोई उठ के पूछ सकता है कि मैम 45 क्वेश्चन कहाँ पे, 1 to 45 क्वेश्चन कहाँ पे गए? तो वो है आपके पार्ट नंबर 1 to 9 में। अगर आपने उसको मिस किया है तो मैं आपके लिए 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए, वहां से जाके 1 to 9 पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 46 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया देखते हैं। मैचअप है ये क्वेश्चन में। एक तरफ क्या दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोजिशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यानी बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका बिजनेस फाइनेंस की यूनिट से है। इस बिजनेस फाइनेंस की यूनिट में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, राइट। एक मैंने टॉपिक कराया था आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, एमएम प्रोपोजिशन के बारे में पूछा है ना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। तो ये सब चीजें मैंने आपको कहाँ पे समझाई है, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें एक लेक्चर रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के नाम से, आप जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। डिटेल में मैंने वहां पे सारी थियरीज कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके लिए समझा के रखे। टाइमिंग के लिए मैं ये मैचअप आपको समझा दूंगी, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका राइट आंसर आएगा, क्या कर सकते हैं, वो सब मैं समझा दूंगी। बट अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल समझना है तो ये लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो समझना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ना। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ही क्या होता है, तो समझेगा बाकी सारी चीजें, है ना। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। किसका मिक्सचर है ये, इक्विटी एंड डेट का, इक्विटी और डेट का, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी में जब पैसे की बात आती है, कैपिटल की बात आती है, तो वो दो तरीके से ही आ सकता है। एक होता है आपका इक्विटी के फॉर्म में, यानी अपना खुद का आप शेयर्स बेच के क्या करो, इक्विटी कैपिटल इकट्ठा कर लो, और दूसरा आता है डेट के फॉर्म में, यानी बोरोड कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर किसका मिक्सचर होता है, इक्विटी का यानी खुद के पैसों का जो शेयर्स बेच के ले लेते हैं लोगों से, और दूसरा बोरोड कैपिटल का जिसको बोलते हैं डेट। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब हमसे फर्स्ट मैचअप क्या पूछे, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। एज अ कंपनी, एज अ फर्म, हर एक कंपनी, हर एक फर्म कोई ना कोई टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करना चाहती है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ डेट रेशियो द फर्म स्ट्राइव्स टू अचीव। ये वो रेशियो है जो फर्म अचीव करना चाहती है। सो इसका फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर ए का ऑप्शन नंबर 3 है तो यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया। सिर्फ बी एक ऐसा इकलौता है जहाँ पे ए का ऑप्शन नंबर 3 है। सो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बाकी भी एक बार देख लेते हैं। बट क्योंकि एक ही बोलते हैं ना मैचअप में, एक ही ऑप्शन करने से, एक ही चीज को करने से हमें आंसर मिल गया तो हमें बाकी सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं बाकी चीजें भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैचअप में जब आप देख लेते हो कि एक से ही काम बन जाता है तो सेफर साइड के लिए बाकी 3 में से कोई एक आधा चेक करके देख लेना, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरा आंसर राइट। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए तो बाकी तीनों समझा देती हूँ। ठीक है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो एकदम बेस्ट हो, एकदम पॉसिबल हो।
तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज अ डेट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ये ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हो, इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, बेस्ट पॉसिबल जगह तक लेके जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू द परसीव्ड कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज रेशियो ऑफ डेट इन द फर्म। जब किसी फर्म में, किसी कंपनी में क्या हो जाता है, डेट बढ़ जाती है, तो वो डेट बढ़ जाने की वजह से, वो लोन बढ़ जाने की वजह से, वो बोरोड कैपिटल बढ़ जाने की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप बोरो करते हो पैसा, तो बट ऑब्वियस है ना, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो इंटरेस्ट आपके लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बन जाता है। वो इंटरेस्ट पेमेंट आपके लिए क्या बन जाता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, अगर आपकी कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके, तो उस केस में आपकी कंपनी क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। क्यों, क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, वो अपना कॉस्ट बियर नहीं कर पा रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी कहाँ पे आ जाएगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, MM प्रोपोजिशन 2, यानी MM वाली जो थियरी थी ना, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच वाली थियरी थी, मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी वाले लेक्चर में समझाई थी, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, हमेशा आता है पेपर में, ठीक है। उसका लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में से जाके कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया MM प्रोपोजिशन है क्या। MM स्टैंड्स फॉर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है, एक्सपेक्टेड यील्ड, कितना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ऑन द इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस अ प्रीमियम फॉर द फाइनेंशियल रिस्क। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड है इक्विटी कैपिटल का, जितना भी आपको इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न मिलेगा, वो किससे इक्वल होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस अ प्रीमियम। प्रीमियम यानी आपको क्या मिलना चाहिए, एज अ शेयर होल्डर या एज अ कंपनी आपको क्या मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मार्केट में प्रीमियम पे चलने चाहिए, आपको कुछ एडिशनल रिटर्न्स मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इक्विटी के भरोसे आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज भी आप डिटेल में प्लीज जाके कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज वाला लेक्चर देख लीजिए, अच्छे से आपको सारी थियरीज समझिए, अच्छे से लर्न करके रखिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, एक लेक्चर पक्का, एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी से, सो जाके देख लीजिए जरूर से वो लेक्चर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका राइट आंसर कैसे आया वो भी क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 47th क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी ना पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे टाइप के मिलेंगे। कैसे टाइप के, सीक्वेंस टाइप के। कैसे टाइप के, सीक्वेंस टाइप के। आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा अलग अलग चीजें, आपको बोलेगा सीक्वेंस में अरेंज करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन ना कहीं क्या हो जाते हैं पता है, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बेसिक लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ पता हो नहीं पता हो, या आपको नॉलेज और नहीं नॉलेज हो तो भी चल जाता है। अगर आपको वो टॉपिक के बारे में पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो आप अपना कॉमन सेंस, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी कॉमन सेंस को यूज कीजिए, ठीक है, अपना लॉजिक, बेसिक लॉजिक लगाइए, एंड आपके ऐसे टाइप के सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी मेरे को बिना क्वेश्चन पढ़े क्या दिख रहा है, मेरे पास 5 ऐसे चीजें दी हुई है और मेरे को बोला है चूज द करेक्ट आंसर, अब इनका सीक्वेंस चूज करो। अब मुझे सब में दिख रहा है, लास्ट में क्या है, 4th है, प्रिपरेशन ऑफ बजट तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी ये सबसे लास्ट में आने वाला है, ये 5th होने वाला है। अब मेरे को बाकियों को सेट करना है ना, तो देख लेते हैं एक एक करके, पहले रीड कर लेते हैं तो ही तो समझेगा कि कैसे हमें सीक्वेंस कौन सा पहले आना चाहिए। सबसे पहले मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, कंसीडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट और कॉम्बिनेशन फैक्टर्स। अब सीधी सी बात है, हमें क्या पूछा, सीक्वेंस पूछा है किसका, डिसीजंस का। जब भी हम मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, है ना।
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए, पहले पहले तो वो देखना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोरकास्ट करना पड़ेगा, है ना। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, टू। सबसे पहले पहले टू कहाँ पे है, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एबीसी तो एबीडी तो ऑटोमेटिकली कट होते हैं, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे, सबसे पहले पहले आप क्या करोगे, की फैक्टर्स को डिटरमाइन करोगे। सेकेंड स्टेप आप फोरकास्ट करोगे, प्रेडिक्शन करोगे। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव्स बनाओगे फोरकास्ट के, है ना। जो चीज आपने प्रेडिक्ट की है उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे। फोर्थ स्टेप क्या होता है, उन सबको कंबाइन करोगे। एंड फिफ्थ स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है पता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, ये एक तरीका है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्लस ऑप्शंस को यूज करना सीखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जितना हो सके ना ऐसे टाइप के सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस के साथ खेलिए। जैसे मैंने क्या कर लिया था, मैंने ये सेट कर लिया था कि हाँ भाई ये तो 50 आएगा, ये तो लास्ट में ही आने वाला है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फैक्टर ढूंढ लिया, फर्स्ट सीक्वेंस ढूंढ लिया कि भाई फर्स्ट वाला तो मेरे को लगता है पहले पहले तो की फैक्टर्स ही आएगा, है ना। तो एक बार अगर मैंने ये सेट कर लिया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सेट हो गए, है ना। तो ऐसे करके भी आप पेपर में भी अपने बेसिक कॉमन सेंस से ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कहीं से कुछ भी मटेरियल नहीं मिलने वाला है, कुछ भी कहीं से आपको डायरेक्टली कहीं पे नहीं दिखेगा कि ये कहाँ से आया है। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे सीक्वेंस पे आते हैं। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस से ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका राइट आंसर कैसे आया, क्या आया, वो भी क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 48th क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज monthly consumes 1350 units of raw material at the cost of 20 per unit. ठीक है, डिटरमाइन इट्स EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है EOQ बताओ। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 2400 rupees and the carrying cost of inventory being 30% of the price paid। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ है सब चीजें, हमसे पूछा है EOQ बताओ। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 3600 यूनिट्स। कैसे आया, अब मैं आपको ना सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, EOQ की फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले पहले तो EOQ इक्वल्स टू, ठीक है, EOQ स्टैंड्स फॉर क्या है, EOQ का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है आपकी सब्मेशन ऑफ 2 into AR into OC डिवाइड बाय CC। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, AR क्या है, OC क्या है, CC क्या है ना। EOQ का तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। AR क्या है, AR है आपका एवरेज कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन क्या है। ठीक है, AR क्या है आपका कंजम्पशन। OC क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। OC क्या होता है, OC मतलब होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। और CC क्या है, CC होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। CC क्या है आपका कैरिंग कॉस्ट। और EOQ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। EOQ का फुल फॉर्म क्या था, EOQ का फुल फॉर्म था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। चलो, अब फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दी, है ना, कौन सा क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले तो टू इंटू AR, AR क्या है आपका कंजम्पशन, है ना। AR क्या है आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना दिया हुआ है आपको, देखते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम्स कितना 1350 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। मंथली है ना, मंथली कितना करती है, मंथली करती है 1350, ठीक है। तो साल का कितना हुआ, ईयरली कितना हुआ 1350 इंटू 12। तो आंसर क्या आएगा 1350 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,200, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, है ना। तो ये कितना है, AR आएगा आपका 16,200, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। आपको AR गिवन होगा मंथली, अगर गिवन है तो आपको याद रखना है जब भी आपको AR कंजम्पशन मंथली गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में मंथली गिवन था तो याद से उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में ईयरली गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली 16,200 यूनिट्स ये होते थे तो बात खत्म। अगर नहीं गिवन है तो मुझे उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप ईयरली में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। आई होप ये समझा। AR कहां से आया, OC क्या है आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया हुआ ना, एट द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट। यानी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका 20 रुपीज पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा 20 रुपीज पर यूनिट। अगेन 20 कितना है, एक महीने का, है ना। 20 अगेन कितना है, एक महीने का। हमें कितना चाहिए, 12 महीने का चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, है ना, 0, है ना। आई होप ये चीज समझ रही है आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना गिवन है हमें 20। अच्छा इधर दिया हुआ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली 2400, कोई नहीं, चलो हमारा काम इजी कर लिया इन लोगों ने। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है, हमें मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें डायरेक्टली गिवन है, कितना है 2400, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा 2400, हमें डायरेक्टली गिवन था, हमें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या बच गया, CC। CC क्या है आपका, कैरिंग कॉस्ट। CC क्या है आपका, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगा, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस पेड। 30% किसका, प्राइस पेड का। 30% प्राइस कितना पे किया है हमने 20, है ना। प्राइस कितना पे की है 20, यानी 30% ऑफ 20। 30% ऑफ 20 कितना आएगा 6, है ना। 30% ऑफ 20 कितना आएगा 6, है ना। यानी CC क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। 16,200 कहां से आया, 2,400 कहां से और 6 कहां से आया, है ना। एक बार मैं फिर से चाहिए आपको बता देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ से ताकि मैं लिख सकूं यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना था, फॉर्मूला लगानी थी 2 AR। AR क्या है आपका, आपका कंजम्पशन। AR क्या होता है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना दिया हुआ था 1350 यूनिट्स मंथली दिया हुआ था। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है, हमें AR कितना दिया हुआ था 1350 यूनिट्स मंथली, है ना। ये किसका दिया हुआ है, एक मंथ का। तो हमने क्या किया, हमने उसको ईयर में कन्वर्ट किया 1350 इंटू 12, है ना। 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आंसर आ गया 16,200, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए था OC, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹2,400। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमें क्या चाहिए था, फिर हमें चाहिए था CC, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गिवन है। कैरिंग कॉस्ट क्या बोला था, ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस पे। 30% ऑफ द प्राइस, कितना प्राइस पे कर रहे हैं 20 पर यूनिट, है ना। तो 30% ऑफ प्राइस, 30% ऑफ प्राइस, प्राइस कितना है हमारा 30% ऑफ 20, है ना। 30% ऑफ 20 कितना आएगा
6, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई कैसे आए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड बाय 6 कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3600 यूनिट्स, ठीक है। EOQ का आंसर क्या आ जाएगा 3600 यूनिट्स, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आपको पेपर में EOQ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप सिंपली क्या कर लो, आप सिंपली ना EOQ को फॉर्मूला को लर्न कर लो, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। सिर्फ आपको पेपर में ध्यान क्या देना है पता है, कि आपका जो AR है वो मंथली गिवन है कि ईयरली गिवन है। अगर ईयरली गिवन है तो बात ही खत्म, अगर सीधा सीधा 16,200 दिया होता था तो बात ही खत्म हो चुकी होती, है ना। अगर नहीं गिवन है तो इंटू 12 कर दो, मंथली गिवन है तो इंटू 12 कर देना। CCP डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, नहीं तो जितना भी परसेंटेज ऑफ प्राइस बोला होगा वो दोनों चीजें आपको गिवन होगी, सिर्फ आपको परसेंटेज उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी इजी है मेरे हिसाब से। जो EOQ वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना वो काफी इजी रहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी वाले क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। सिर्फ आपको क्या आनी चाहिए, सिर्फ आपको आनी चाहिए फॉर्मूला और उसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। आगे भी हम PYQ जब जब सॉल्व करेंगे इस सीरीज में ही, तो आप देखोगे फिर से EOQ के सम आएंगे, मैं फिर से आपको वहां पे ये सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। दूसरा सम आएगा, दूसरे नंबर्स आएंगे, फिर से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बट यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, सिर्फ नंबर्स बदल जाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आपको वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की एक मैराथन कराई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मेनली आपको फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों से ही क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपको ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो अगेन ये भी क्वेश्चन किससे आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब मैंने स्टैटिस्टिक्स की मैराथन में ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला वगैरह ये वो थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है वहां पे, तो आप जाके स्टैटिस्टिक्स की मैराथन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है। बहुत बार आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पेपर में गलती पता है क्या करके आते हैं, आप पढ़ते तो है नॉट करेक्ट, आपने क्या पढ़ा नॉट करेक्ट, लेकिन आप करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने लग जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको नॉट करेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट पूछी तो आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करके बतानी है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मानूंगी मैं, ये कैसे टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों, या रूट लर्निंग वाले क्वेश्चन है। अगर आपको रटी हुई होगी इनकी फॉर्मूलाज, इनकी प्रॉपर्टीज, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको अच्छे से पता होगा। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात आती है तो इसकी दो ही प्रॉपर्टी है, इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू स्केल। और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑन द स्केल, डिपेंडेंट ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, यानी ये तीनों रॉन्ग है, ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। हमसे क्या पूछा था, हमसे रॉन्ग ही तो पूछा था, नॉट करेक्ट यानी रॉन्ग ही तो पूछा था। तो ऐसा कौन सा है जिसमें तीनों है 1 2 3, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, रॉन्ग वाली पूछिए, तो ये तीनों रॉन्ग है और ये दोनों स्टेटमेंट राइट है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आपसे आपके मन में आएगा मैम कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, थोड़ा बहुत तो समझा दो यहाँ पे। तो कोरिलेशन सिंपली मींस एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन का मतलब ही क्या होता है, दो वेरिएबल्स आपस में कितने जुड़े हुए हैं या नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कोरिलेशन का, मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि से फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड ये क्या है, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, सिंपल है ना। जैसे अभी आप देखोगे मार्केट में क्या है, प्राइस ज्यादा है
किसका ज्यादा है? टमाटोज का ज्यादा है, तो डिमांड कम है टमाटोज की उतनी मार्केट में, है ना। तो ये क्या है? प्राइस और डिमांड आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे ना इस प्रॉपर्टीज में एक वर्ड यूज किया है, ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन और स्केल, ओरिजिन क्या होता है, स्केल क्या होता है, वो भी समझ लीजिए। ओरिजिन मतलब होता है प्लस और माइनस कर पाते हो जहाँ पे आप, स्केल मतलब होता है जहाँ पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाते हो। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे आप प्लस और माइनस कर पाते हो उन चीजों के साथ, और स्केल क्या होता है? जहाँ पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आप ना ही प्लस माइनस कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है। ये मैंने आपको ना स्टैटिस्टिक्स की मैराथन में भी समझाई थी चीजें, ओरिजिन क्या है, स्केल क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये वहां पे भी समझाया हुआ था। ठीक है, सो उस हिसाब से आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, यहाँ पे भी मैंने आपको फिर से समझा दिया है। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट तीनों भी क्या है? इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, और यही क्वेश्चन को घुमा के अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट बोलूं तो राइट आंसर क्या हो जाता था? फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा? हमसे इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन पे भी डिपेंड नहीं करता, स्केल पे भी नहीं करता, और दोनों पे भी नहीं करता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग इन इंडिया। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो कैसे करते हो? अगेन देखोगे तो ये प्रोसीजर पूछा है, यानी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया हमसे फिर से, है ना। देखो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बताया था, सॉल्व कराया था, और यहाँ पे भी मैं वही चीज बोलूंगी, अपना कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है, अपना कॉमन सेंस, अपना बेसिक लॉजिक यूज करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, तो ही तो समझेगा कि क्या राइट आंसर हो सकता है। पहले लिखा है लॉगिन, फिर लिखा है रजिस्टर, वेरिफिकेशन, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। अब सीधी सी बात है, ये सब तो बाद में आएगा, वेरिफिकेशन ये वो। पहले यहाँ लॉगिन करते हैं कि पहले रजिस्टर करते हैं? सोचने की बात है, सोच के देखो। इवन आप जब अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी, या इवन यूट्यूब भी खोलते हो, स्टार्टिंग में याद करो, इंस्टाग्राम भी ओपन करते हो या अपना फेसबुक भी ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? वहां पे रजिस्टर किया होगा, है ना। रजिस्टर करने के बाद ही तो आप क्या कर पाते हो? लॉगिन कर पाते हो, है ना। तो यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज आती है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है आपका? सेकेंड ऑप्शन। तो सबसे पहले 2 आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। रजिस्टर के बाद ही क्या आता है? हमेशा लॉगिन आता है, यानी सेकेंड क्या आ जाएगा? 1, 2 के बाद आएगा 1। ठीक है, फिर सीधी सी बात है, लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूंगी? मैं पहले तो क्या करूंगी? डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न। अपनी यूटिलिटी, अपनी रिटर्न पहले तो मैं प्रिपेयर करूंगी, खुद से बनाऊंगी रिटर्न को, फिर उस रिटर्न को क्या करूंगी? फाइल करूंगी, और लास्ट में उस रिटर्न को क्या कर दूंगी? वेरीफाई कर दूंगी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला क्या है हमारा? फोर्थ। तो फोर्थ यहाँ पे है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके खुद को रजिस्टर करोगे। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, अपना ओटीपी ये वो करके आप रजिस्टर हो गए, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? उसी पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अपनी यूटिलिटी और अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करोगे, है ना। आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसको आप प्रिपेयर करते हो, क्या क्या मेरी टैक्सेस है उसको देखते हो आप अच्छे से, फिर आप उसको क्या करोगे? फाइल करोगे। फाइल करने के बाद लास्ट में आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वेरिफिकेशन करने के बाद आप कुछ भी अपनी रिटर्न में चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए हमेशा बोलते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो फोर्थ स्टेप पे आने के बाद एक बार फिर से रीचेक कर लो। रीचेक करने के बाद लास्ट में वेरीफाई कर लो, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।